नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 14वें दौर की वार्ता आज पूर्वी लद्दाख में। देश में 153 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.3% और अगले वित्त वर्ष में 8.7% रहेगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा 2021 स्थगित और क्रिकेट में केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 70 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, 1943 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी INA की कमान सौंपी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है रास बिहारी बोस ने। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारी भाग्यशाली विजेता हैं नामरूप असम की कश्मिता गोगोई। मेरा नाम कश्मिता गोगोई है। मैं नामरूप असम की रहने वाली हूँ। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के विजेता होने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चलता है जो इतिहास के पन्ने में खो गए हैं। मैं लगभग 2 साल से आकाशवाणी समाचार और कार्यक्रम सुन रही हूँ और सभी कार्यक्रम मनोरंजन और सूचना प्रदान करता है और आजादी का 75वीं स्वतंत्रता वर्ष का सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 17 जनवरी को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पुदुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। युवा मामलों की सचिव उषा शर्मा ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं की सोच को आकार देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए संगठित शक्ति के रूप में विकसित करना है। मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिन का ये महोत्सव वर्चुअली मनाया जा रहा है। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृतियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित, संगठित और सक्रिय करना है, ताकि देश की आबादी की वास्तविक क्षमता उजागर हो सके।
वर्ष 2020 में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युवा अब पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं। जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। और एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। स्वामी जी के जीवन और उपदेशों का स्मरण करने और भारत के महान दार्शनिक और सन्यासी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कोलकाता और बेलूर मठ में स्वामी जी का पैतृक निवास रामकृष्ण मठ मुख्यालय कोविड संक्रमण को देखते हुए आम लोगों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन लोग वर्चुअल माध्यम से यहां आयोजित कार्यक्रम देख सकेंगे। मध्य प्रदेश में आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर 5,26,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को भोपाल में ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती पर सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले लगेंगे, जहां युवाओं को रोजगार के लिए ऋण राशि के स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ भी करेंगे, जिसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना में प्रदेश के युवाओं को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों पर 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और बाकी तमिलनाडु सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। एक रिपोर्ट। विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपत्तनम, डिंडिगुल, कलाकुरुचि, अरियालूर, रामनाथपुरम और कृष्णगिरी में खोले जाने वाले मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,450 सीट उपलब्ध होंगी। इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना सुलभ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और देश के हर भाग में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रयासों के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। यह संस्थान शास्त्रीय तमिल भाषा को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। यहाँ 45,000 से अधिक पुरातन तमिल पुस्तकें संग्रहित हैं। संस्थान ने प्राचीन काव्य रचना तिरुकुरल को विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद का लक्ष्य रखा है। तमिलनाडु की राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, डॉक्टर एल. मुरुगन और राज्य के अन्य मंत्री भी इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोजिया। भारत और चीन के बीच आज पूर्वी लद्दाख में सैन्य स्तर की 14वें दौर की वार्ता होगी। दोनों सेनाओं के कमांडर चीन की ओर मोरडो सीमा चौकी पर सुबह लगभग 9 बजे बैठक करेंगे। हमारे लेह संवाददाता ने बताया कि 13वें दौर की वार्ता में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी थी। आशा है कि आज की बातचीत में दोनों देशों के सेना कमांडर लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर तनाव कम करने, सैनिकों को हटाने और भरोसा बहाल करने के उपाय तय करेंगे। एक रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 14वीं दौर की वार्ता क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लंबित घर्षण बिंदुओं पर विघटन पर केंद्रित है। मई 2020 में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पेंगंगसू के उत्तर तट पर फिंगर 4 क्षेत्र में और गोग्रा जैसे कुछ घर्षण बिंदुओं पर विघटन शुरू किया गया है। इसके अलावा दोनों सेना ने देपसंग के मैदानों में भी विघटन पर चर्चा कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। देश में अब तक 153 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 89 करोड़ 40 लाख से अधिक पहली डोज के रूप में और 64 करोड़ 11 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18,52,000 से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। अब तक 2,81,00,000 से अधिक टीके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को लगाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड रोगियों के संपर्क में आए लोगों को जांच की जरूरत नहीं है जब तक कि वो अन्य रोगों से ग्रस्त होने के आधार पर अधिक जोखिम श्रेणी में न आते हों। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से जारी परामर्श में बताया गया है कि बिना लक्षण वाले लोग, घर पर पृथकवास की अवधि पूरा कर चुके मरीज, कोविड केंद्र में उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके रोगियों और एक से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे व्यक्तियों को भी कोविड जांच की आवश्यकता नहीं होगी। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के उपाय बताए हैं। पूरी देश में ये जो नया स्ट्रेन है उसके कारण ये पॉजिटिव केस आ रहे हैं, बट इसमें एक अच्छी बात है, केसेस इतने सीरियस नहीं हो रहे हैं, बट यस केस बढ़ रहे हैं और यही समय है कि हम सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है और अगर जरूरी हो तभी बाहर जाना है और ऐसी कोई रैलीज वगैरह नहीं करनी है, या धार्मिक हो या पॉलिटिकल हो या किसी तरह की हो या शादियां हो जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो जाए। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी निजी कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। एक आदेश में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने कहा कि इस दौरान केवल घर से काम करने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और बार से सिर्फ पैकिंग कराने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। औसत संक्रमण दर 9% से अधिक हो गई है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजधानी रायपुर के मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष दफ्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज के संबंध में भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके पॉजिटिव पाए जाने की तिथि से कम 7 दिनों में इस स्थिति में छुट्टी दी जा सकती है यदि उन्हें आखिरी 3 दिन बुखार नहीं आया हो। ऐसे मरीजों की डिस्चार्ज के पहले कोरोना जांच करने की जरूरत नहीं है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल 7,476 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 9,38,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात सरकार ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक सभाओं और विवाह समारोहों में लोगों की अधिकतम संख्या 400 से घटाकर 150 कर दी है। नए प्रतिबंध आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष 5 से 14 फरवरी तक होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा 2021 स्थगित कर दिए गए हैं। कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इन खेलों का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2021 में निर्धारित था, लेकिन महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इन्हें फरवरी तक स्थगित कर दिया गया था। अब इसे फिर से स्थगित किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, शाहबाद और दिल्ली में होना है। 25 स्पर्धाओं में लगभग 10,000 खिलाड़ियों के भाग लेने की आशा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 14वें दौर की वार्ता आज पूर्वी लद्दाख में। देश में 153 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। विश्व बैंक ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.3% और अगले वित्त वर्ष में 8.7% रहेगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा 2021 स्थगित। और क्रिकेट में केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 17 रन से आगे खेलेगा।
विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। जारी सुधारों के कारण निजी क्षेत्र से और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निवेश को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 8.7% किया गया है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपनी ताजा रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर अनुमान जारी ढांचागत सुधारों, वित्तीय क्षेत्र में अनुमान से अधिक रिकवरी और मौजूदा जोखिमों के बावजूद चुनौतियों से निपटने के उपायों से भी प्रभावित होंगे। केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 17 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 223 रन बनाए। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। शरणागत तुमी स्वागत एसो एसो हे महामानव। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। 1863 में कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1886 में भिक्षुक बन गए। भिक्षु संकल्प लेने के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया। पश्चिमी जगत को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। भारत के इस अज्ञात भिक्षु को 1893 में शिकागो में धर्म संसद को संबोधित करने के बाद व्यापक यश और प्रसिद्धि मिली। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. ब्रह्मरूपमादिमध्यशेष सर्वभाषकम् भावषटकहीनरूप नित्यसत्समन्वयम्। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा देश में कई मठों की भी स्थापना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हावड़ा जिले का बेलूर मठ है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण का मुकाबला करने, समाज सेवा और लोगों को एकजुट करने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनकी स्मृति में
12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन से आरंभ होने वाला सप्ताह राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। येन कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम बुद्धि वास शक्ति रूप सर्वकर्म भाषणम। आधुनिक भारत के महान देशभक्त संत और युवाओं की इस प्रेरक शक्ति ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली। आज ही के दिन हम महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 12 जनवरी 1934 को शहीद हुए थे। जब वे 1916 में बरहामपुर कॉलेज से स्नातक कर रहे थे, वे अनुशीलन समिति में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अध्यापन शुरू किया और मास्टर दा कहे जाने लगे। उन्होंने शरद चंद्र बोस और चित्तरंजन दास के साथ काम किया। उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आया जब वे अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के लिए 1926 से 1928 तक 2 वर्ष के लिए जेल भेजे गए। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान हासि मुखे पड़लो फांसी चललो शिखा निर्वाण। जेल से रिहा होने के बाद सूर्यसेन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को निशाना बनाने का मिशन शुरू किया। उनकी योजना चटगांव में 2 बड़े ब्रिटिश शस्त्रागारों पर कब्जा करने और इन हथियारों को क्रांतिकारियों में वितरित करने की थी। व्यापक विचार विमर्श और योजना के बाद 18 अप्रैल 1930 की रात्रि में सूर्यसेन और उनके क्रांतिकारियों ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ संपर्क काट दिए और चटगांव आने वाली रेलगाड़ियों के मार्ग में व्यवधान डाला, लेकिन शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बावजूद क्रांतिकारी गोला बारूद पाने में असफल रहे। गोला बारूद और हथियारों के बिना ब्रिटिश साम्राज्य को खुले युद्ध में चुनौती देना संभव नहीं था। इसके बाद क्रांतिकारी चटगांव पहाड़ियों में चले गए। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में 80 अंग्रेज सैनिक मारे गए। नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बता दिया। सूर्यसेन को फांसी की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी 1934 को फांसी से पहले उन पर निर्मम अत्याचार किए गए। उनकी हड्डियां और हाथ पैर क्रूरता से तोड़ दिए गए और नाखून खींच लिए गए। इन असहनीय यातनाओं के बावजूद सूर्यसेन का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। फांसी के पहले अपने साथियों के नाम अंतिम पत्र में मास्टर दा ने लिखा, मौत मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरा मन मस्तिष्क शाश्वत सत्य की ओर उड़ान भर रहा है। ऐसे सुखद और शांत क्षणों में मैं आपके लिए क्या विरासत छोड़ूं? केवल एक चीज, मेरा सपना, स्वतंत्र भारत का मेरा सुनहरा स्वप्न। 18 अप्रैल 1930 का दिन, चटगांव में पूर्वी विद्रोह का दिन कभी भुलाया नहीं जाए। अपने हृदयों में लाल अक्षरों में उन देशभक्तों के नाम लिख लें जिन्होंने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यही संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स के पहले दौर में आज साइना नेहवाल का मुकाबला चेकोस्लोवाकिया की टेरेजा स्वाबिकोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में एचएस प्रणॉय का सामना स्पेन के पाब्लो अबियान से, अजय जयराम का आयरलैंड के नाट न्यूगेन से और लक्ष्य सेन का मिस्र के अधाम हातिम एलगामल से होगा। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल घिरे रहने का अनुमान है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, शिलंग, गंगटोक, ईटानगर और आइजोल में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और नईम, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ, राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निजी कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देशों को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, राजधानी में बंद रहेंगे निजी कार्यालय, वर्क फ्रॉम होम लागू। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, पीक की ओर दिल्ली, मुंबई की रफ्तार थमी। कल मुख्यमंत्रियों के संग बैठक करेंगे पीएम, देश के लोगों से भी कर सकते हैं संवाद। हिन्दुस्तान के अनुसार दिल्ली में आवश्यक सेवाओं, बैंक, सुरक्षा सेवाएं, मीडिया और अन्य जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। हिन्दुस्तान लिखता है, कोरोना का ओमिक्रॉन स्वरूप अब नए रूपों में बंटकर ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है, BA.1 उपरूप ने तेजी से फैलकर डेल्टा स्वरूप की जगह लेना शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण के सफल प्रक्षेपण को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के ब्रह्मोस मिसाइल ने सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च 2022 किया गया। इस खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ITR फाइल करने की तारीख 15 मार्च तक बढ़ी, पहले ये सीमा 31 दिसंबर 2021 थी। आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 75 लाख लोगों के लिए वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने को हरिभूमि ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, आयुष मंत्रालय की पहल, मकर संक्रांति पर आयोजित होगा वैश्विक सूर्य नमस्कार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 14वें दौर की वार्ता आज पूर्वी लद्दाख में। देश में 153 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। विश्व बैंक ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.3% और अगले वित्त वर्ष में 8.7% रहेगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा 2021 स्थगित। और क्रिकेट में केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 17 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।